बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। एक तो डेवलपमेंट अभी चल रही है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं कि कमेटी का इजलास चल रहा है, 3 नाम भिजवा दिए गए और काजी साहब ने वहां डंडी मारी नहीं क्योंकि मार्जिन नहीं था। तीनों नामों में से कोई एक भी जब चुना जाएगा उसका फ़र्क क्या पड़ेगा, क्योंकि अभी जम्पशन पर हमें चलना पड़ेगा। जब तक आप ये वीडियो देखें शायद उस वक्त तक पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस का नाम आ चुका हो। वो कंट्रोवर्शियल होते हैं या फिर वही जिनका इस वक्त सबका दिल है कि वो पीर साहब का नाम आ जाए तो बेहतर है। क्या देख रहे हैं, एक तो आईनी तरमीम के बाद इतनी बड़ी डेवलपमेंट क्विक होना, 24 घंटे में आनी तरमीम होना, 24 घंटे के अंदर अंदर एक नोटिफिकेशन होना, फिर कमेटी का इजलास भी हो जाना, 3 नाम भी आ जाना। कोई डेडलाइन मीट कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। सबसे पहले तो आपको सर बहुत बहुत मुबारक हो। वो बाद में करते हैं। नहीं, आपने कुछ नई खरीदारी की है तो मैं उस पर मुबारकबाद देना वो जरूरी है। नए माइक लगाए हम दोनों ने। नहीं, कुछ और भी है, चले वो हम बाद में बात करेंगे। देखिए, बात ये है कि पीर मंसूर अली शाह साहब, वो बाज़ औक़ात होता है ना कि कुरानदाजी आप करते हैं ना, तो उसमें कमेटी अगर 10 बंदों की निकलनी हो तो अगर कोई शातिर लोग हो ना उसमें शामिल हो जाएं, कमेटी जो इकट्ठी करता है उसके साथ मिल जाए, तो अमूमन ये होता है कि 6 लोगों में से 10 में से 6 पर्चियों के ऊपर एक ही बंदे का नाम आ जाता है और उसमें से अगर आप निकालें तो हो सकता है इम्कान 60% पर चांस बढ़ जाता है ना कि उस बंदे का नाम, क्योंकि 6 पर्चियों के अंदर तो एक बंदे का नाम होता है। तो ये भी गेम है। हाँ, गेम होती है। लेकिन अब मसला ये है कि शाह साहब का यहाँ पर वो दम दरूद चल नहीं सकता। 3 लोग हैं और 3 लोगों के नाम की जो है ना वो मुशावरत उसके ऊपर होनी है। लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं करामत मुगल साहब के जो हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बन सकती हैं। अच्छा, सबसे अहम चीज़ क्या है? आप किसी के साथ जो मर्जी बातचीत कर लें, जो मर्जी किसी के साथ आप जो है ना वो लॉबिंग करवा के उसकी तसल्ली करें कि ये हमारा फेवरेट है, जिस वक्त वो कुर्सी पर बैठ जाता है ना सारी गेम चेंज हो जाती है। अच्छा, ये जहन में रखें। नवाज शरीफ साहब ने भी 5-6 आर्मी चीफ अपनी पसंद के लगाए थे। छित्ता कुल छितर खाते। 5 ने उनकी हुकूमतें खत्म की और छठे की अब हालत ये हुकूमत ही 3 बारी रही है। और हालत अब छठे की बारी हालत ये है कि अब पूरी पार्टी खत्म होने का इम्कान जो है ना वो नजर आ रहा है, बल्कि तकरीबन खत्म हो चुकी है। तो इसलिए आप जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को लगाएं, जस्टिस मुनीब अख्तर को लगाएं या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को लगाएं। नून लीग का एक इंतहाई जो ख़राब तजर्बा रहा है वो ये होता है कि आप जूनियर को उठा के आर्मी चीफ लगाते रहे अपनी मर्जी के, और वही जूनियर जो है वो बाद में आपका सीनियर बोरिया बिस्तर आपका वो गोल करते रहे हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का देख लें, ज़ियाउल हक साहब काफ़ी नीचे थे लिस्ट में, लेकिन उनको आर्मी चीफ लगाया गया। कहते थे कि ये बहुत ताबेदार है। एक बार तो वो वाक़या भी कोट किया जाता है कि सिगरेट पी रहे थे तो वो देखा कि वज़ीर आज़म आ रहे हैं तो उन्होंने वो फ़ौरन जलता हुआ सिगरेट जेब में डाल लिया था। जिसना तो करते नहीं, मैं सिगरेट पीता ही नहीं हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए ये ताबेदारियां देखी जाती है ना, ये मेरे से बड़ा ये हो रहा है तो ये मेरा बड़ा एहतराम करता है तो फलान, तो ये चीज़ें काम नहीं आती। उसी जुल्फ़कार अली ज़ियाउल हक ने बाद में जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाया था। अल्लाह। तो ये हमारे सियासतदानों को कुछ चीज़ें ऐसी हैं करामत मुगल साहब जो सीखनी चाहिए। तारीख़ का सबक हमारे सामने मौजूद है, एक बार नहीं कई बार का मौजूद है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप तारीख़ से सबक सीखते हैं या आप एक बार फिर नई तारीख रकम करने की कोशिश करते हैं। ये जो मिस एडवेंचर या एडवेंचरिज्म होता है ना, ये अक्सर आपके उलट पड़ जाता है। और क्यों पड़ता है? क्योंकि आप कायदे कानून से हट के चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। जब आप स्टेट के लेवल पे कोई चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो फिर आप कोई जो क्या कहते हैं उसको अनऑर्थोडॉक्स किस्म का मेथड आप यूज़ नहीं कर सकते। फिर आपको पहले से तयशुदा असूलों के मुताबिक चलना होता है, और पहले से तयशुदा असूल ये हैं कि जो सीनियर आ रहा हो आप उसी को मौका दें, क्योंकि वो हकदार उसका ज्यादा होता है। सिस्टम सही बना हुआ था वो हमने खराब कर लिया। देखें, मैं यही कह रहा था कि मुस्लिम लीग नून के साथ अलमिया ये है कि ये कहते थे कि आर्मी चीफ भी जो है ना वो सीनियर मोस्ट होना चाहिए, ताकि ये एक को पिक करके तो उसको अपनी पसंद का लगाना, ये फेवरेटिज्म वाला कल्चर खत्म होना चाहिए। और अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि जिसको ठीक करना था उसको छोड़ के वो जो पहले से ठीक चल रहा था उसको भी बिगाड़ दिया। यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री जो बगैर किसी डिस्प्यूट के, बगैर किसी मसले मसाइल के वो सीनियरिटी की बुनियाद पर चल रही थी और बड़ी स्मूथ चल रही थी, अचानक आपको खुजली हुई। और खुजली ऐसी हुई कि आपने कहा कि अब टॉप 3 में से ना हमने एक को सिलेक्ट करना है। अब क्या होगा? इससे आपका पूरा एक तो निज़ाम इंसाफ जो है ना वो हिलना शुरू हो जाएगा। जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, या अभी तो चौंके ये आ रहा है, इनके पास टाइम नहीं था, महज 3 दिन थे। अगला चीफ जस्टिस जो भी बनेगा उनमें से हर जज की ये कोशिश होगी कि यार मैं हुकूमत के हक में फैसले दूं, ये हुकूमत के किसी मुखालिफ का कोई केस मेरे पास आया है तो मैं इसमें उसको रगड़ा दूं ताकि मैं हुकूमत की नज़रों में आऊँ। भाई
ये इंसान की एक फितरत है कि वो ऑटोमेटिकली गुड बुक में आने की कोशिश करता है, क्योंकि हर एक की ख्वाहिश होती है। अब जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो किसी शुमार कतार में नहीं थे, आप अगर उस बंदे को भी ये ख्वाब दिखा दें कि भाई तू भी चीफ जस्टिस बन सकता है, तो वो भी कोशिश करेंगे कि भाई मैं कुछ ऐसे फैसले दूं जिससे हुकूमत वक्त खुश हो, उनके मुखालफिन को रगड़ा लगाऊं, हुकूमत को फायदा पहुंचाने वाले फैसले दूं, और उससे मैं हुकूमत की नजरों में आऊंगा। और मुमकिन तौर पर जब 2/3 अक्सरियत से आपने करना है, 8 बंदे तो आपने सीधे सीधे वैसे हुकूमत को दे दिए, उसके बाद 3-4 बंदे हैं पीछे, और मौलाना साहब का भी मुझे कभी इम्कान है कि वो भी हुकूमत के साथ, क्योंकि वो आईनी तरमीम के हक में वोट दे चुके हैं, दोनों जगह पर दे चुके हैं, तो वो पीछे कैसे हटेंगे। तो इसलिए ये पीछे बच बचा के 3 पीटीआई के लोग बनते हैं, और ये 9-3 से, क्योंकि पीटीआई ने तो आज वैसे ही इनकार कर दिया, तो ये 9-0 से शायद ये आएगा, फैसला आएगा जो भी आएगा। और उसमें भी कभी इम्कान ये है कि जो जैसे एक नाम चल रहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को इसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगाया कल की खबर ये मेरे पास जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, देखिए हो सकता है जस्टिस, क्योंकि उनको अपना बंदा चाहिए आईनी बेंच पर जहां पर सारे सियासी केस जाने। तो अगर वो ये याहिया अफरीदी साहब को बनाते हैं तो सबसे सीनियर मोस्ट जज कौन बचेंगे? जस्टिस मंसूर। वो आईनी बेंच पर बैठ जाएंगे, फिर क्या होगा? फिर मसला जो उनको डर है वो डर हकीकत में बदल जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि वो जो आईनी बेंच वाला मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी ने फैसला करना है आईनी बेंच पे कौन बैठेगा। तो वो 3 जजेस में, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और याहिया अफरीदी होंगे। अच्छा, यहाँ भी गेम नहीं चलनी? मेरे ख्याल में यहाँ पर भी ये गेम नहीं बनती। तो ये मैं यही कह रहा हूँ करामत मुगल साहब के जो मुसविदा उस रात जारी हुआ था ना, उस मुसविदे की पार्लियामेंट और सेनेट से मंजूरी के बाद मुझे लगता है कहीं गेम डाली गई है। वही इंग्लिश है ना, पढ़िया नहीं, इंग्लिश में है, और कहीं एक गेम डाली गई है कि वो टॉप 3 में से कोई एक जज इनकार करेगा ना। पहले ये था कि एक अगर इनकार करता है 3 में से तो चौथा ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगा। सही। लेकिन अब जो मंजूर जो गजट नोटिफिकेशन हुआ है वो अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा है कि एक इनकार करेगा तो रिमेनिंग जो है उसमें से उसका फैसला किया। तो रिमेनिंग तो आपके पीछे 2 बनते हैं। फर्ज करें जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पे इत्तेफाक होता है, जस्टिस याहिया अफरीदी का नोटिस भी चला जाता है, सदर साहब नोटिफिकेशन भी मंजूरी दे देते हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी कहते हैं मैं नहीं बनता, वो रिफ्यूज कर देते हैं। रिफ्यूज का तो आपने ऑप्शन रखा ना उसके अंदर, तो वो रिफ्यूज कर जाते हैं। पीछे बच गए जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह। अब आपने उन 2 में से किसी एक का करना है। इन दोनों के इनकार के बाद चौथा और 5वां जज इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो सवाल फिर ये पैदा हुआ कि ये जो एक प्रीवाइजो दरमियान में आ गया है, चौथे और 5वें के दरमियान में, वो किसने डाला है? क्योंकि मेरी याद कामरान मुर्तजा साहब ने डाला है। कामरान मुर्तजा साहब ने नहीं, वो जो मौलाना साहब कह रहे थे ना जिनके कहने पे आ रही है, वो फिर मौलाना साहब ने नाम नहीं बताया था। वैसे गौहर अली खान साहब ने छोटा सा इशारा दिया, लेकिन वो उनके बस की बात नहीं है। उनके काजी फैज ईसा कहा था तो उन्होंने हंस के कहा था मोहसन नकवी। सर वो उन्होंने, मौलाना साहब ने इशारा सही दिया था। ये काजी साहब से बहुत ऊपर की गेम थी। काजी साहब तो शायद प्यादे की हैसियत रखते हैं इस सारी गेम के अंदर। बहरहाल अब वो जो प्रीवाइजो है ना सर, वो अब इस हुकूमत के लिए, मैं यही कहता था, आपको याद है पिछले साल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस बना था, तो हम कहते थे कि ये आगे जाकर इमरान खान को प्रोटेक्ट करेगा ये कानून। बिल्कुल वही हुआ, काजी साहब को ऑर्डिनेंस जारी करवाना पड़ा। ठीक है, अब ये तरमीम बन गई है और वो ऑर्डिनेंस भी 31 अक्टूबर को खत्म हो रहा है। और वैसे भी अब जिस मुनीब अख्तर साहब को निकालना था, वो मुनीब अख्तर साहब अब सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर 3 जज होंगे, वो अल्टीमेटली उसका हिस्सा बन जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपने करके देख ली, सब कुछ हो गया, लेकिन मसाइल यूं के तूं रहेंगे। और ये हुकूमत, अब तो ये देखना है कि अब ये आईनी तरामीम करने के बाद इनकी चीखें किस वक्त बुलंद होना शुरू होती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये इनके अगेंस्ट जाएंगी। तो अब 3 जजेस हैं, 3 में से जैसे आपने कहा कि इस वक्त हुकूमती सर्कल्स के अंदर एक बार फिर ये चल रहा है कि यार मंसूर अली शाह को बनाएं, जरा अपने ताल्लुकात उनके साथ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। देखें, हम तो ये कानून लाना चाहते थे, एक मयार हम तय करना चाहते थे, वो हमने कर दिया, लेकिन चीफ जस्टिस हमने आपको बनाया। सही। तो वो शायद उसकी तरफ एक गुडविल जेस्चर देने की कोशिश करेंगे, वो कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर फर्ज करें कि जस्टिस याहिया अफरीदी को बनाते हैं और वो रिक्यूज कर जाते हैं, तो फिर पीछे 2 में से आपको किसी एक का बनाना पड़ेगा। तो मुनीब अख्तर को तो आप बनाएंगे नहीं, तो फिर आपके पास आखिरी ऑप्शन कौन होगा? फिर वही जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। तो ये अब हुकूमत पे डिपेंड करता है कि वो आपने एक जुत्ती खा के करना है या फिर पूरे बाजार से जुतियां खाते हुए लंघना है, और आगे जाके एंड में जाके काम आपने फिर भी वही करना। दीवार का छू। हाँ, दीवार। ये बंदर किला की बात कर रहे हैं। हाँ, बंदर किला भी वैसे बड़ा जबरदस्त आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता था। दूसरी जानब आज इन्हीं तरमीम को चैलेंज भी किया गया। किसने चैलेंज किया और किन बुनियादों पर किया? देखें, ये एक शायरी है, सुनी जा सकती है ये? हाँ बिल्कुल सुनी जा सकती हैं, क्यों नहीं सुनी जा सकती।
शहरी हैं मोहम्मद अदनान, उनकी जानिब से ये दरखास्त आई और ये अभी पहली है। मेरे ख्याल में इसमें बहुत सारी दरखास्तें आएंगी क्योंकि हामिद खान साहब ऐलान जी कर जी, चुके हामिद खान साहब ऐलान कर चुके हैं। इसमें मेरे ख्याल में एतजाज एहसन साहब इनफरादी हैसियत में भी आएंगे। हैं। इसके उनकी अलावा पार्टी ने तो इतनी मेहनत किया, क्यों आएंगे सर बेशक हो, आर्मी उन्होंने कल तारीफ की है इसकी। मिलिट्री कोर्स की मंजूरी भी दी थी ना इन्होंने, हाँ। तो वो उनके नहीं इसकी तारीफ ऑन रिकॉर्ड कर चुके हैं। चलें, वो एक अच्छी एक इकदाम हो सकता है, लेकिन देखते हैं बहरहाल अगर वो आते हैं या नहीं। लेकिन इसमें मुख्तलिफ बार्स आएंगी, कराची बार तो लाजमी आएगी, इसके अलावा कोयटा बलूचिस्तान वाले आएंगे और बहुत सारे पेशावर से भी इम्कान है कि आएँ। तो ये दरखास्तें तो आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन दरखास्तों के बाद मामला ये उठेगा कि क्या इन केसेस की समाअत फुल कोर्ट करेगी। क्योंकि मेरी कल जिन वकीलों के साथ कुछ के साथ बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर अगर ये आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें आती हैं तो इसकी समाअत जो आइनी बेंच है वो नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि आइनी बेंच में आपने कह दिया 5 रुकनी, तो 5 रुकनी से ऊपर अब तो आपने आइनी तरमीम में एक ऐसा बार लगा दिया, आपने तो बैन लगा दिया कि अब तो फुल कोर्ट बन ही नहीं सकता किसी मामले में। तो इसके ऊपर इम्कान यही है कि सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट बैठेगी और ये मुतालबा किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से कि भाई ये बेंच नहीं सुन सकता, ये बेंच इसी आइनी तरमीम के जरिए बनाया गया है, उसी के बाद में वजूद में आया, तो ये तो एक तरह से इसकी अपनी इसका उगाया हुआ ये फल है, तो ये कैसे सुन सकते हैं। और कल को वो ये कहें कि ये नहीं भाई हम सुन रहे हैं, हम ये इतराज मुस्तरद है, ये दरखास्तें मुस्तरद कर दें, तो फिर जो इंसाफ लेने के लिए आए उसको तो इंसाफ ना मिला, इंसाफ के तकाजे तो पूरे ना हुए। तो इसलिए इसमें इम्कान यही है कि इसके ऊपर फुल कोर्ट बने और वकीलों का मुतालबा भी यही है कि हम इसके ऊपर फुल कोर्ट बनवाएंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट की जो कलेक्टिव विजडम है वो कोर्ट रूम 1 में बैठे, इसके ऊपर एक बड़ी मुफस्सिल किस्म की बहस हो, दलाइल दिए जाएं और फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें से, मैं ये भी नहीं कहता कि ये सारी तरामीम जो है वो उड़ा दी जाएंगी, कुछ बहुत अच्छी भी हो सकती हैं, ये नहीं है, लेकिन जो अदलिया की आज़ादी को कुचलने वाली हैं। अदलिया की आज़ादी से मुराद क्या ली जाती है कि जो सीनियर जज हो सिर्फ वो लग जाए, या फिर वो के बाजू मरोड़ना जो देखिए आप रात को हमने 6 जजेस के खत में देखा। जी जी, अदलिया की आज़ादी होती क्या है? देखिए अदलिया की आज़ादी का जो ICG का जे का कल एक आर्टिकल आया, इंटरनेशनल कमीशन फॉर ज्यूरिस्ट, ठीक है जी जी, इंटरनेशनल कमीशन फॉर ज्यूरिस्ट का ये कल एक आर्टिकल आया, उन्होंने 4 नुकात के ऊपर जो है ना वो अपनी पूरी जो एक तरह की स्टेटमेंट कह लें या उनका जो आर्टिकल है वो उसके ऊपर लिखा है उन्होंने। और उसमें एतराज़ वो ये करते हैं कि अब पहले ये होता था कि जुडिशल कमीशन फॉर एग्जाम्पल जो जजेस की तकर्री का जिम्मेदार इदारा है, अब पहले उसके अंदर क्योंकि जजेस तैनात होते थे तो उसके अंदर जजेस की तादाद ज़्यादा होती थी और उसमें भी कोई फेवरेटिज्म नहीं था। चीफ जस्टिस और 4 सीनियर 3 जज उसका हिस्सा होते थे, तो 4 सीनियर 3 जज तो कोई भी हो सकते हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन भी उसका हिस्सा बने हुए थे जुडिशल कमीशन का, तो उसमें भी कोई फेवरेटिज्म वाला चक्कर नहीं था। और वो जुडिशल कमीशन के अंदर क्योंकि जजेस की तकर्री होनी थी तो इसलिए उसके अंदर जजेस की तादाद ज़्यादा थी, 5 जज होते थे चीफ जस्टिस समेत और 4 जो है वो दीगर अटॉर्नी जनरल और उसमें रिटायर्ड जज और पाकिस्तान बार का नुमाइंदा और वजीर कानून। तो अब ये हुआ कि अब आपने 12-13 रुकनी कमीशन बना दिया, उस 13 रुकनी कमीशन में 5 जज हैं, पीछे 8 आपने डाल दिए नॉन जुडिशियल मेंबर्स, अब वो अक्सरियत में हो गए, जज जिन्होंने अपॉइंट करने हैं वो अकलियत में चले गए। तो वो ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है क्योंकि इसमें आपके पार्लियामान के 2 लोग कौमी असम्बली के होंगे, 2 सेनेट के होंगे, तो ये दर हकीकत आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बराह रास्त जजेस की तकर्री के ऊपर आ जाएगा। फिर वही बात आएगी एट द एंड कि हर जज कोशिश करेगा, जो हाई कोर्ट में है वो भी कोशिश करेगा मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं तो मेरी गुडविल अच्छी हो, लॉबिंग हो सारी, और उसके बाद अगर कोई वर्कर होंगे ना, फिर पॉलिटिकल वर्कर, और देखें कि हुकूमत में जो होंगे उनके पास अक्सरियत होगी क्योंकि अटॉर्नी जनरल उनका होगा, वजीर कानून उनका होगा, हुकूमती 2 नुमाइंदे उनके होंगे, तो इस तरह वो अक्सरियत में आ सकते हैं और अपने जो हर सियासी जमात के लायर्स विंग बने हुए हैं वहां से आप बंदा उठा के आगे लगा दें। तो ये एतराज़ात उसके ऊपर थे और यही बात की गई है कि ये अदलिया की आज़ादी को सल्ब करने की एक तरह से कोशिश की गई है कि बराह रास्त आप जजेस की अपॉइंटमेंट और चीफ जस्टिस की तकर्री का जो मामला है वो अब 3 रुकनी पार्लिमानी कमेटी देख रही है। तो यही मेन जो है वो बुनियाद बनाई गई है इस दरखास्त के अंदर। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये दरखास्त अभी इब्तिदा है, मजीद दरखास्तें इसमें आएंगी, मजीद फ्री कैन इन आईनी तरमीम को 27 अक्टूबर को जो फुल कोर्ट होगी उसके बाद ही ज़ाहिर है सारी सिम का तयन होगा, सुप्रीम कोर्ट लपेट सकती है इन्हें। देखें सुप्रीम कोर्ट में जैसे मैंने कहा कि सब के लिए तो शायद मुश्किल हो, जैसे कुछ ऐसी इस्लाहात थी जो ज़रूरी भी थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 184(3) के हवाले से एतराज़ात किए जाते थे। मुस्लिम लीग नून को सबसे बड़ा शिकवा गिला इसमें यह था कि भाई वो नवाज शरीफ साहब की नैली वाला मामला जो था उसमें आर्टिकल 184(3) के तहत वो सुना गया और उसकी वजह से हमें अपील का हक भी नहीं मिला था।
और बराह रास्त चूंकि सुप्रीम कोर्ट में सुना गया था, अगर वो नीचे ट्रायल कोर्ट से या हाई कोर्ट से मामला होकर ऊपर आता तो हमारे लिए एक अलग सिचुएशन होती। तो ये 184(3) के तहत दरखास्त आई और उसके ऊपर ये सारा सुप्रीम कोर्ट ने सुना और फिर ये सारे मामलात बने। तो इसलिए ये आर्टिकल 184(3) को जुडिशल कमीशन बना था, उसमें नायब कोर्ट में केस चलता रहा। देखिए उसमें उसमें गिले शिकवे थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून चला था, मुस्लिम लीग जी मुस्लिम लीग नून अगर एक अच्छी सोच रखने वाली और अदालती मामलात में वाकई इस्लाहात करने वाली होती ना नीयत के साथ, तो फिर आप कभी भी आर्टिकल 184(3) का इख्तियार न छीनते। सही। उसकी वजह यह है कि आप इसको रेगुलेट करते, हाँ रेगुलेशन में आप इसको थोड़ा सा टफ कर देते कि चीफ जस्टिस मिस यूज ना कर सके। तो ये आपका विजन होना चाहिए था बतौर सियासी जमात, बतौर हुक्मरान। तो विजन वही बात है ना कि विजन आपका कुछ और है सर। आप अब जजेस को अपना बनाना चाहते हैं नौकर। शरीफ खानदान के बारे में पहले से ये मशहूर है कि वो वकील नहीं करते, वो जज करते हैं, और यहाँ पर तो अब उन्होंने चीफ जस्टिस अपनी जेब में रखना शुरू कर दिया है। तो जब आप इस लेवल पे जाके चीजों को कंट्रोल करेंगे तो वो चीजें कंट्रोवर्शियल होती हैं, उसमें तनाज़ा पैदा होता है, और जब तनाज़ा पैदा होता है तो वहां फिर फ्रीक हैंड ज्यादा बन जाते हैं। जब फ्रीक हैंड ज्यादा आते हैं तो लोगों का इंटरेस्ट डिवेलप होना शुरू होता है। आज आपका इंटरेस्ट है, हो सकता है आपसे एक तगड़ा फ्रीक आ जाए जिसने ये सारी आईनी तरमीम करवाई है। ये आपने कुछ नहीं किया, आपने पावरफुल किया उनको। आप पार्लियामेंट को पावरफुल करते ना तो फिर और बात थी। आपने तो सुप्रीम कोर्ट का सर्विसेज दी, सर्विसेज ले लिया। भाई अब मामला ये है करामत मुगल साहब, खुदा न खास्ता यहाँ इमरजेंसी या मार्शल लॉ की कोई सिचुएशन बने, आपने तो सुप्रीम कोर्ट से ले लिया इख्तियार। मुझे बताया ना कि आप पार्लियामेंट को कहां पे इससे पावरफुल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट को कमजोर किया, वो कल को आपको कमजोर करेगी। आज वो किसी ने कार्टून किसी अखबार में छपा हुआ था कि स्टेट के 3 पिलर थे, एग्जेक्टिव और पार्लियामेंट जो है वो बराबर लेंथ पे हैं, अदलिया जो है वो आधी हो गई है, बिल्डिंग टेढ़ी होगी, तो वो एक साइड पे बिल्डिंग टेढ़ी हो जाएगी। तो ये दूसरी अहम बात यह है करामत मुगल साहब के इन आईनी तरामीम जिनको बहुत ज्यादा अदलिया में इस्लाहात, अदालती इस्लाहात से इनको मंसूब किया जा रहा है, मुझे बताएं किसी एक भी आलमी अखबार ने, इंटरनेशनल अखबार ने, किसी जरीदे ने, किसी वेबसाइट ने इन आईनी तरामीम की सताइश की हो तो मुझे कान मुर्गा बना के मेरी दुनिया में बदनामी हो रही है। यार हमारे पड़ोसी मुल्क भारत पता है क्या कह रहा है, अदलिया को जंजीरें पहना दी। आप वो गार्डियन पे चले जाएं, वो कह रहे हैं अदलिया के पर उतर दिए। और ये हिसाब किताब सबसे बड़ा मेरे ख्याल में इम्तिहान भी अब ये है कि ये जो कटे हैं पर, इनसे उड़ान अदलिया भर के दिखाए और फिर ऐसी भर के दिखाए कि जो पर उतरने वाले थे फिर उनके भी हड्ड पैर तोड़ के दिखाए। देखें उसी सूरत में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। बिल्कुल, देखें इससे पहले 6 जजेस वाले खत की भी जैसे आपने बात की, भाई अदलिया तो पहले ही जेर अताब थी। आप कहते थे कि अदलिया में इंडिपेंडेंट जजेस नहीं आते, आज अदलिया में इंडिपेंडेंट जजेस आए हैं तो आपको वो भी हजम नहीं हो रहा है। मतलब अब अगर कोई जज एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मजामत कर रहा है तो आप उसको कुचलने में लगे हुए हैं। हालांकि आपको चाहिए था कि सारी सियासी जमातें मिलकर उन जजेस के पीछे खड़ी होती कि भाई नहीं, ये अगर आज खुदा ने कहीं से हमें दे दिया ये जजेस, पहले मिस यूज भी होते रहे, तो आज अगर वो हिम्मत दिखा के एस्टेब्लिशमेंट के सामने मजामत करने की कोशिश कर रहे हैं तो यार सारी सियासी जमातों को इकट्ठा होना चाहिए था। ये सिर्फ पीटीआई का या नून लीग का या पीपल्स पार्टी का मामला नहीं था, ये पार्लियामान का मामला था। आपकी दीवार के साथ दीवार लगी हुई है, पड़ोसी तो वैसे भी कहते हैं कि तब्दील नहीं होते, लेकिन यहाँ पर आप जो है वो अपने पड़ोसियों को मारने के लिए, उनको घर से निकालने के लिए, बल्कि घर के ऊपर कब्जा करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ये मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून का असल में मसला ये है कि ये अंग्रेजी वाले फैसलों पढ़ के इब्तदाई तौर पे ये नाचने लग जाते हैं। ये 20 अप्रैल 2017 को भी नाचे थे, फिर ये इनको पता चला कि 28 जुलाई 2017 को हमारे साथ क्या हुआ जब नवाज शरीफ साहब नए लोग हैं, तो उसी मुकदमे में फिर समझ आई थी कि हमारे साथ, हमने तो 20 अप्रैल को हमें नाच के घुंघरू तोड़े थे। तो अभी भी देख लें आईनी तरमीम आ गई हैं, गजट नोटिफिकेशन हो गया, थोड़े दिनों में आपको मजीद इसमें से सुकम निकलने शुरू हो गए और मजीद खामियां जब आएंगी तो इनको पता चलेगा कि हम बलंडर कर बैठे और उसका वापसी का रास्ता भी नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।